सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो सदैव के लिए निर्णायक हो जाते हैं और दुर्भाग्यवश केंद्र की सरकार ने एक ऐसे मुद्दे पर एक ऐसा कदम उठाया, ऐसे समय पर उठाया जिसके बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। 2/3 देश की जनता कृषि पर, किसानी पर निर्भर करती है, लेकिन मैं मानता हूं कि 100% जनता किसान हितैषी है, किसान से हमदर्दी रखती है। इसलिए आपने जो कानून बनाकर और कानून बनाने की प्रक्रिया को जिस घमंड से, जिस तानाशाही रवैये से संसद में जबरदस्ती पारित करवाया, राष्ट्रपति महोदय से फटाफट दस्तखत करवाए, नोटिफिकेशन जारी कर दिया, कोई सलाह, कोई मशवरा, और आज तक भाजपा की सरकार के व्यक्ति और मंत्री इस बात का जवाब नहीं दे सकते कि इन कृषि कानूनों का निर्माण करने की मांग किसने करी थी। इस देश में ऐसा कौन सा किसान संगठन है, कौन सी राज्य सरकार है जो ये किसी कानून का निर्माण करने की मांग करती थी। हमारे देश में अलग अलग समय पर अलग अलग मांगे होती हैं, लेकिन कौन किसान खड़ा होकर बोलता है कि हमें समर्थन मूल्य नहीं चाहिए। हमारी पार्टी ने, जब हम सत्ता में थे केंद्र में, और हर चुनाव में, हर घोषणा पत्र में कहा कि कृषि में निवेश होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, किसान को अपनी फसल का उचित से ज्यादा मूल्य मिलना चाहिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह लागू करना चाहिए। लेकिन दूसरा चुनाव जीतने के बाद जो रवैया केंद्र की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने अपनाया है, वो इस बात को दर्शाता है कि इतिहास में नाम दर्ज करवाने के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। और मुझे दुख होता है, आज देश का किसान ना सिर्फ आंदोलित है, लेकिन भयभीत भी है, अपने भविष्य की चिंता करता है। हमारे बच्चे पोतों का पालन पोषण कैसे होगा, इस बात की चिंता करता है। और केंद्र की सरकार के लोग जो वार्ता करते किसानों से, कई दौर की वार्ता हो रही है, ऐसा कौन सा जटिल विषय है जिसको सरकार सुलझा नहीं सकती। आपको सिर्फ ये कहना है कि किसान के हित में हम एमएसपी का ये कानून का प्रावधान जोड़ रहे हैं, और तीनों कानूनों को वापस लो। जो राहुल गांधी जी ने शुरू में कहा कि ये तीनों बिल घातक हैं, ना सिर्फ पुनर्विचार हो, इनको वापस लिया जाए, किसानों से बात करो। हम इस बात के लिए तैयार हैं। अगर किसान कोई बिल लाना चाहते हैं, कोई रिफॉर्म लाना चाहते हैं, संशोधन लाना चाहते हैं, निश्चित रूप से करो, कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन आपका करेगी। लेकिन किसान के भविष्य को कुचलकर आज पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय नागरिक हैं, वो दूतावास के सामने जाके खड़े होकर नारा दे रहे हैं। उन्हें कौन प्रेरित कर रहा है, कौन भड़का रहा है? और जो किसान अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं, इस सरहद पर खड़े होकर, उनको नक्सलवादी बोलते हो, माओवादी बोलते हो, आतंकवादी बोलते हो, अलगाववादी बोलते हो। साथियों, ये अल्फाज इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि केंद्र की सरकार में किसान हितैषी कोई नेता बैठा ही नहीं है। अब पीयूष गोयल जी बात करें किसानों से, उन्हें क्या मालूम किसान क्या चीज है? किताब पढ़ के किसान बन जाता है कोई? उनका दुख दर्द समझ सकते हैं क्या? सिर्फ टालने के लिए, लटकाने के लिए बार बार वार्ता कर रहे हैं, लेकिन किसान नासमझ नहीं है। और आरोप जो लग रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां इसको प्रोत्साहित कर रही हैं, बिल्कुल नहीं कर रही। लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, अगर किसानों के साथ खड़ा होना राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं। अगर किसानों का समर्थन देना राजनीति है तो राजनीति कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन किसानों के नाम पर आपने जो ये षड्यंत्र रचा है, और केंद्र की सरकार को समझना चाहिए कि सरकार अगर कुछ निर्णय वापस लेती है तो कोई हार नहीं है, कोई लज्जा वाली बात नहीं है। रास्ता ठीक करना, संशोधन करना, रोल बैक कर लेना, कानून वापस ले लेना, माफी मांग लेना, यह नेता का कद बढ़ाता है। हम धन्यवाद करेंगे केंद्र सरकार का अगर वापस लेते हैं वो,
लेकिन लेने वाले इसलिए नहीं है क्योंकि जिद अड़ गई है कि मैंने जो सोच लिया वो बिल्कुल सही है। अरे राजस्थान का किसान जो 6 बोरी अनाज पैदा करता है वो चंडीगढ़ जाएगा, दिल्ली जाएगा, बंबई जाएगा, और प्रावधान ये दिया है अगर उसका पैसा उसको नहीं देगा व्यापारी तो एसडीएम से बात करो। अब एसडीएम कलेक्टर को हर 2 बीघे के किसान की चिंता होगी जो किसी और प्रदेश से आया हुआ है। कोर्ट कचहरी आप जा नहीं सकते, कानून से आपके हाथ बांध दिए हैं। और मैं समझता हूं आने वाले समय में जो लोग कृषि पर निर्भर थे वो ऐसे चंगुल में फंस जाएंगे बड़े बड़े उद्योगपतियों के और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कि अगले 10-20 साल के बाद, हो सकता है 1-2 साल ये सब काम ठीक निकल जाए, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने एयर इंडिया हो, बीएसएनएल हो, पीएसयू हो, कोल इंडिया हो, रेलवे हो, हर चीज का निजीकरण करना। आप जब विपक्ष में थे तो खूब नारा देते थे स्वदेशी का, आज सब चीजों को आप गिरवी रख रहे हो, बेच रहे हो। आप जीएसटी का विरोध करते थे, आज उसकी वकालत करते हो। आप नरेगा पर मजाक उड़ाते थे, संसद में प्रधानमंत्री ने बोला कि नरेगा का कानून है, इतिहास का खंडर बनेगा। आप सब जानते हो ये कोरोना काल में तो सरमरा गई थी, इस नरेगा ने राजस्थान और देश का पालन पोषण किया है। सोनिया गांधी जी ने निर्माण किया था उस कानून का, मनमोहन सिंह जी ने किया था। कैसे दोगले लोग हैं। लेकिन आज पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, और मैं समझता हूं डोटासरा जी इस बारे में बताएंगे अभी, लेकिन आज का दिन एक शुरुआत होनी चाहिए। एक आंदोलन बनकर काम करना पड़ेगा हमें हर जिले ब्लॉक में, और हम सब मिलकर किसान के हित की बात अगर करते हैं तो ये राष्ट्रवाद है, ये असली राष्ट्रवाद है। ये जो झूठे निक्कर पहन के भाषण देते नागपुर से, वो राष्ट्रवाद नहीं है। इस काल में आप लव जिहाद के कानून बना रहे हो, आप शादी ब्याह पे चर्चा कर रहे हो और किसान के भविष्य को अंधेरे में धकेल रहे हो। इतिहास गवाह है साथियों, इस देश में अधिकांश किसान नेता कांग्रेस पार्टी से हुए, कुछ और दलों से हुए, लेकिन भाजपा से किसान नाम की चीज आज निकली नहीं है। किसान नेता भाजपा के कभी हो नहीं सकते। वोट लेना अलग बात है भ्रमित कर, लेकिन आज वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा और हम सब एकजुट होकर इस रास्ते पर निकलेंगे। राजस्थान का किसान, देश का किसान आज हमसे उम्मीद रखता है। हम सरकार में राजस्थान में, हम सरकार में छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, लेकिन यहां सरकार में नहीं भी है, वहां भी हमें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। और जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी ने कहा है कि इस लड़ाई को अंतिम छोर तक लेकर जाएंगे, हम भी देखते हैं कौन कितना जिद्दी है। यह अहंकारी सरकार जिद्दी है या हिंदुस्तान, राजस्थान का किसान जिद्दी है। हम सब मिलकर आने वाले कुछ दिनों के अंदर इतना दबाव बनाएंगे, मुझे विश्वास है सभी लोग एकजुटता से अगर काम करेंगे, एक नारा देंगे एकता का, और सारी बातें भूलकर किसान के नाम पर पूरे प्रदेश और देश में परचम फहरेगा किसान का, तो केंद्र की सरकार का शीश झुकेगा और इन तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एक बार पुनः डोटासरा जी का, गहलोत साहब का, कि आपने सबको यहां पर आमंत्रित किया। लेकिन आज से यहां से निकलकर जयपुर के बाद सभी जिलों में, ब्लॉकों में जाकर हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। और इस कठिन समय में याद रखो साथियों, जब चुनौती आती है, दुख होता है, संकट होता है, खतरा होता है, तभी अपने पराये का पता पड़ता है। हम लोग गांव में जाकर किसान के साथ खड़े होंगे, किसान समझेगा कि दिल्ली में बैठे लोग हमें बरकरार हैं, झूठ बोल रहे हैं, और कांग्रेस ही हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। आज आप सब यहां पर आए, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम लोगों ने जो आज संकल्प लिया है, जिस रास्ते पर निकले हैं, उसमें जीत किसान की होगी, जीत आप सब लोगों की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। तो यहां पर आपने सचिन पायलट को सुना, जिस तरीके से केंद्र सरकार को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए सचिन पायलट, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसानों के साथ आवाज से आवाज बुलंद कर और लोगों को जागरूक कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाएगा। और जिस तरीके के हालात इस वक्त देश में पैदा कर दिए गए हैं, किसानों को हाशिए पर पहुंचाने की कोशिश की गई है। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा यहां पर अब क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्माननीय सचिन पायलट जी, तमाम राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल के साथीगण, तमाम कांग्रेस पार्टी के संगठन के नेतागण, किसान भाइयों, पत्रकार बंधुओं, आज 40 दिन से अधिक समय हो गया किसान दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ अपनी फरियाद कर रहा है, पुकार कर रहा है, उस केंद्र की सरकार से पुकार कर रहा है जिसको किसानों ने वोट देकर के दूसरी बार दिल्ली की सल्तनत के ऊपर कब्जा कराया, सरकार करने का मौका, बनाने का मौका दिया। लेकिन जब सरकार पहले एनडीए प्रथम बनी, उससे पहले देश के प्रधानमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया और यही नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर मुझे देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है, एनडीए की सरकार हमारी बनती है, तो हम लोग किसान की आमदनी को दुगुनी करेंगे, किसान के उपज के ऊपर जो लागत आती है उसका कम से कम 50% मुनाफा हम किसान को देंगे। किसान का बजट बढ़ाने की बात भी कही थी, किसान के कल्याण के लिए कई योजनाएं लाने की भी बात कही थी। लेकिन आप और हम सब ने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि जब एनडीए 1 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले अगर उन्होंने कोई निर्णय किया तो वो निर्णय था कि जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव जो पारित करके कानून बना था, भूमि अधिग्रहण कानून, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी सहमत थी, एनडीए भी सहमत था, उसके ऊपर कैंची चलाने का काम देश के अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए लोकसभा में और राज्यसभा में संशोधन लाए। देश के किसान ने कहा जब सर्वसम्मति से कानून पारित हो गए और जब भूमि अधिग्रहण कानून से हम सब सहमत हैं, तो मोदी जी ये कानून आप वापस संशोधन क्यों कर रहे हो? कांग्रेस की बात को सुना नहीं गया, किसान की बात को सुना नहीं गया। कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने हुंकार भरी कि हम किसान के साथ में हैं, और उसके बाद में जो हुआ आप सबके सामने है। देश के प्रधानमंत्री को, केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा किसान के सामने, और किसान की और कांग्रेस पार्टी की जीत हुई और वो संशोधन करने से उनको बाज आना पड़ा। उसके बाद में जो किसानों की भलाई की बात करने वाली केंद्र की सरकार, जो केंद्र के योजनाएं थी उसमें 90% पैसा केंद्र का लगता था और 7-10% पैसा स्टेट गवर्नमेंट का लगता था, जिससे किसान के लिए ज्यादा से ज्यादा उसके कल्याण के लिए, चाहे वो उपकरणों की बात हो, चाहे खाद की बात हो, चाहे बीज की बात हो, उसके लिए वो पैसा आता था। एनडीए 1 में उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, 40% स्टेट को देना होगा और हम तो केवल 60% देंगे। और वही प्रधानमंत्री जो ये कहते थे प्रधानमंत्री बनने से पहले कि कांग्रेस ने 70 साल तक राज किया, उसका हिसाब नहीं दिया, अगर मुझे मौका मिला, हमको मौका मिला, तो हम 5 साल में क्या करेंगे, क्या किया है, इसका हिसाब देके और उसके बाद में वोट मांगने के लिए आएंगे। जब दोबारा चुनाव आया तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात, नौकरियां देने की बात का जवाब नहीं दिया, किसान की आमदनी दुगुनी करने का जवाब नहीं दिया, किसान की लागत के ऊपर 50% मुनाफा देने की बात का जवाब नहीं दिया। बिजली, पानी, सड़क,
जो वादे उन्होंने किए थे उसके ऊपर किसी तरीके का कोई जवाब नहीं दिया और केवल धर्म की राजनीति, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और वहां पर सेना के शौर्य के पीछे छुप करके और उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। लोग बहकाव में आ गए, दोबारा देश में केंद्र में मोदी जी की सरकार बन गई। जब दोबारा केंद्र में मोदी जी की सरकार बन गई तो किसान ने यह सोचा कि अब दूसरी बार बना तो कम से कम अब दे देंगे। पहले इन्होंने दूसरे काम कर लिए, कांग्रेस को कोसने में 5 साल लगा दिए। अब हो सकता है हमारे लिए कल्याण के लिए काम करेंगे, हमारी आमदनी को दुगुनी करेंगे। लेकिन उनको पता है कि 10 साल होने वाले हैं, दोबारा चुनाव 3 साल बाद में आने वाले हैं। देश का किसान भी बूझेगा, देश का बेरोजगार भी पूछेगा और देश का आम आवाम भी बूझेगा कि मोदी जी आप कहते थे कांग्रेस ने 70 साल में कोई हिसाब नहीं दिया, आपने 10 साल में क्या किया? उस किसान के साथ जो वादे किए, जो गरीब के साथ वादे किए, उसका क्या हुआ? और ये एक दिन में फैसला नहीं हुआ मित्रों, ये एक दिन की बात नहीं है। ये जब एनडीए 1 बनी थी तभी जो वादे किए गए थे देश में चुनाव लड़ने के लिए उद्योगपति मित्रों से, उसका एक हिस्सा था। पहले में वो डर गए कि पता नहीं पोल खुल जाए, दोबारा हम बने कि नहीं बने। अब उनको पता चल गया कि तीसरी बार कोई बनाना नहीं है, तुम्हारी पोल खुलनी चालू हो गई है। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि उद्योगपति मित्रों को क्यों नाराज करें, और जो 2009 में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे, उसके तत्काल बाद में जो सावंत कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट को दराज में रख रखा था। और दोबारा जब सेना के शौर्य के पीछे छुप करके ये देश के प्रधानमंत्री बन गए तो इन्होंने सोचा इससे बढ़िया और कोई मौका नहीं है। तेल पे हमने कब्जा करा दिया, एलआईसी पे कब्जा करा दिया, रेल पे कब्जा करा दिया। अब अगर कोई चीज ढंग की बची है तो ये किसान की पैदावार, ये किसान की उपज बची है। अगर इसके ऊपर भी कब्जा करा दें, क्योंकि आपने देखा होगा आईटी में रिलायंस का जियो वाला देश के प्रधानमंत्री की फोटो देख करके अगर ये कहता है कि फ्री में जियो अपनाइए और वो हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए कमा लेता है, तो उसके ऊपर प्रधानमंत्री की फोटो लगनी चाहिए क्या? नहीं लगनी चाहिए, लेकिन लगी, क्योंकि एक मैसेज चला गया कि देश के प्रधानमंत्री ने पता नहीं क्या क्या कर दिया है, ये अपने को जियो खरीदना है। आज सब जियो के शिकार हो गए। कितना जेब कट रहा है लोगों का आप सबको पता है। और जब दोबारा आए तो इन्होंने ये 3 काले कानून लेकर के आए। इस 3 काले कानूनों में क्या है, मैं 2 मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूं। किसान का समर्थन मूल्य खत्म होगा, किसान की उपज के ऊपर उद्योगपतियों का कब्जा होगा, आपकी जमीन के ऊपर भी कब्जा करेंगे कि मैं कांटेक्ट करता हूं, 3 साल के लिए आपकी खेती मुझे किराए पे दे दीजिए, आपकी जितनी जमीन है उसमें अगर 2 लाख रुपए साल के आते हैं तो मैं आपको 3 लाख दे दूंगा। वो किसान चक्कर में आ जाएगा। भोला भाला किसान के 2 मिलते थे, अपने को 3 मिल जाएंगे। 1 साल मिल सकते हैं, 2 साल मिल सकते हैं, उसके बाद में जिंदगी में वो जमीन इस तरह की कर देगा केमिकल डाल डाल के कि जिंदगी में वो बंजर हो जाएगी। 1 लाख 2 लाख छोड़िए, 10,000 रुपए की पैदावार उस जमीन में नहीं होने वाली। आज हम देख रहे हैं कि गांव में जो फसल लेता है वो भी कई बार फसल लेकर के जब औने पौने दाम हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो वो भी पैसा नहीं चुका पाता। जब अडानी और अंबानी आपकी किसान की जमीन, उनके एजेंट आएंगे, खरीदेंगे, किस किसान को पैसा मिलेगा कोई पता नहीं, क्या भाव तय करेंगे। जमीन पे आने के बाद में उद्योगपति से लड़ने के लिए आपने कानून इस प्रकार का बना दिया कि आप एसडीएम और कलेक्टर के जाओगे, सिविल कोर्ट में नहीं जाओगे तो एसडीएम और कलेक्टर
अडानी और अंबानी की बड़े लोगों की सुनेगा या किसान की सुनेगा, आप बता दीजिए। जब मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, एफसीआई के साथ में करार कर लिया इन्होंने, अडानी और अंबानी ने 70% एफसीआई के गोदामें के एग्रीमेंट हो चुके हैं, रेलवे के साथ एग्रीमेंट हो चुका है, हाई टेक्नोलॉजी के वहां पर गोदाम बनाए जा रहे हैं। आज 4 साल से गोदाम बन रहे हैं। मोदी जी, ये देश का किसान पूछना चाहता है वो गोदाम किसके लिए बन रहे हैं? अनाज के गोदाम बना करके क्या उसमें पेट्रोल और डीजल डालोगे? क्या डालोगे उसमें? जब अनाज डालने के लिए गोदाम बन रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें अनाज जाएगा किसान का, और वो किसान का अनाज अगर वो खरीदेंगे नहीं तो कहां से जाएगा? देश में पहली बार किसी उद्योगपति ने किसानों के खिलाफ विज्ञापन देके ये कहा कि नहीं, हम तो एफसीआई को मजबूत करना चाह रहे हैं, हम तो केवल गोदाम बना रहे हैं, हम अनाज खरीद नहीं रहे हैं। आप और हम में से पूछना चाहता हूं, जो सूरतगढ़ में अडानी का जो गोदाम बन रहा है उसमें कौन फसल डालने के लिए जाएगा? कौन बाजरा डालने जाएगा? कौन मूंगफली डालने जाएगा? कौन मूंग डालने जाएगा? और जब एफसीआई, जहां पर हमारे गरीब को मिलने वाला गेहूं, चावल, अनाज पड़ा रहता है, अगर 70% का समझौता उन्होंने एमओयू कर लिया तो आपके जो एमएसपी पे खरीदने वाला अनाज है उसको रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और जब रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो फिर सरकार खरीदेगी भी नहीं।